गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं, ये वो ड्रग्स हैं, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि गैंग्लिया जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे गैंग्लिया होता है, इस गैंग्लिया पे आपको मालूम है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स आपके गैंग्लिया में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देता है। और इसलिए हम ऐसी ड्रग्स को गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहते हैं। ये जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि गैंग्लिया पे मौजूद होते हैं, उन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देता है। अब जब ये रिसेप्टर्स को, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में होते हैं, इनको जब ब्लॉक कर देगा, आप क्या समझते हैं कि जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स की प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे हो पाएगी क्या? अगर इसके रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स अगर आप ब्लॉक कर दें गैंग्लियन ब्लॉकर से, तो क्या आपका नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्लास क्या? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो नर्व, आप जब गैंग्लियन ब्लॉकर्स जब इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, तो आगे कोई नर्व, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज है वो नहीं होती। अब आप इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपका जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में कितने आपके साइड इफेक्ट्स इनसे आएंगे। तो इसीलिए गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो हैं, ये आपकी ड्रग थेरापेटिकली यूज नहीं होती, क्योंकि इनके नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ये सिलेक्टिविटी शो नहीं करते। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया को भी ब्लॉक करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया को भी ब्लॉक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बेटे बात? ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो गैंग्लिया पे होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, इसलिए इनका रेयरली यूज होता है। आगे हम चलें। अब एक और चीज आपको बताने वाली है, निकोटीन जो है बेटा, साइड इफेक्ट्स इसके जो हैं वो सारे के सारे आप उससे आप, हमने इतना पीछे लेक्चर इसके बारे में पढ़े हैं, इसे आप खुद एलिसिडेट कर सकते हैं कि क्या चीजें डिक्रीज होने से क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, क्या चीजें इंक्रीज होने से क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा, निकोटीन जो है वो निकोटीन इज अ पार्ट ऑफ द सिगरेट, राइट? नाउ nicotine, which is a part of the cigarette, what nicotine does to the गैंग्लिया, निकोटीन का इफेक्ट गैंग्लिया के ऊपर क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनिशियली जो आप निकोटीन लेते हैं, आपको मालूम है हम इन रिसेप्टर्स को निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। वो इसलिए हम निकोटीन की वजह से कहते हैं क्योंकि निकोटीन जो है गैंग्लिया पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनको जाके पहले स्टिमुलेट करता है। निकोटीन जो सिगरेट में होती है, जब उस सिगरेट में निकोटीन जाके इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को गैंग्लिया में जाके पहले स्टिमुलेट करता है, निकोटीन से बाइंड होता है और उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, आपको मालूम है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टी है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स लो डोज में एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और हाई डोज में उन्हीं निकोटिनिक रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज करते हुए इनएक्टिव कर देते हैं। You know this property of the nicotinic receptors, which we have discussed in the previous classes many times. Same the nicotine is doing with the nicotinic receptors which are present on the ganglia. Nicotine at the low dose goes bind and stimulate the nicotinic receptors on the ganglia, but as the nicotine dose increases, what the nicotine will do then? Nicotine will then causes the desensitization of these nicotinic receptors on the ganglia and make them inactive. Are you getting my point, class? So nicotine, when the nicotine from the cigarette goes into the body and they goes to the ganglia at the nicotinic receptors on the ganglia, first they stimulate.
तो जब ये स्टिमुलेट करता है निकोटीन, तो आपको मालूम है निकोटीन जो है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स गैंग्लिया पे सिंपैथेटिक को भी एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक को भी। इसलिए जब स्टिमुलेट करता है निकोटीन जो कि सिगरेट में होती है, इस वाले न्यूरॉन को जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे हैं, तो ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन इनिशियली रिलीज होगा या नहीं होगा, या एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा या नहीं होगा। यानी कि स्टिमुलेशन से इन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इनिशियली जब लो डोज में वो स्टिमुलेट करेगा, रिलीज इंक्रीज होगी। तो जब रिलीज इंक्रीज होती है तो नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज इंक्रीज होती है, एसिटाइलकोलिन की भी रिलीज इंक्रीज होती है, और डोपामीन की भी रिलीज इंक्रीज होती है, क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स डोपामीन भी रिलीज करती हैं, तो उनकी रिलीज भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जब निकोटीन, आप सिगरेट जो पीते हैं उनको इनिशियली क्या होता है, डोपामीन रिलीज होने से प्लेजर फील होता है, अच्छा महसूस करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने से उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ब्रेन में जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो प्लेजर, अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा जो है उनकी एपिटाइट जो है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने से एपिटाइट भी सप्रेस हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इनिशियली उनको इसलिए ये साइड इफेक्ट्स मिलते हैं क्योंकि निकोटीन एट द लो डोज फर्स्ट स्टिमुलेट दीज गैंग्लियाज, राइट। तो ये आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जब आप निकोटीन की डोज अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इनको डिप्रेस कर देगा, और फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज और एसिटाइलकोलिन की रिलीज जो है वो आपकी नहीं होगी। तो आपका जो वो है सीएनएस जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, और उससे रिलेटेड तमाम आपको साइड इफेक्ट्स भी मीडिएटेड आपको मिलेंगे। ठीक है क्लास, तो ये जो थी कुछ आपको निकोटीन के हवाले से। ठीक है, निकोटीन भी इसका मतलब है कि इनिशियली जो है वो पहले आपका निकोटीन स्टिमुलेट करता है, बट एट द हाई डोज वो भी आपका गैंग्लियन को फिर ब्लॉक कर देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट द निकोटीन इज ब्लॉकिंग द गैंग्लिया बाय डिफरेंट एक्शन। पहले वो स्टिमुलेट करता है और फिर बाद में वो उसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है क्लास? तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जाती हैं और जाके ब्लॉक कर देती हैं, ब्लॉक कर दें। निकोटीन एक ऐसी ड्रग है जो कि जाएगी, पहले स्टिमुलेट करेगी, और फर्दर स्टिमुलेशन से क्या होगा, चैनल जो है वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये निकोटीन के हवाले से। गैंग्लियन ब्लॉकर और निकोटीन में से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों काम एट द एंड ऑफ द डे गैंग्लियन को इनएक्टिव बना देना होता है। निकोटीन का इफेक्ट डोज रिलेटेड है। तो गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो आपके रेयरली यूज होती हैं, लेकिन पास्ट टाइम पे क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस तो हुई हैं, तो इनका कोई तो रीजन हो है ना प्रोड्यूस करने का। तो ये रीजन पास्ट टाइम पे ये एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज होती थी, क्योंकि आप यूज आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों एंटी हाइपरटेंसिव यूज हो सकती हैं, क्योंकि जब इसको ये ब्लॉक कर देगा तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होगा, तो इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो डाउन हो जाता था। तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स लेकिन अब यूज नहीं होती, पहले एज एन एंटी हाइपरटेंसिव होती थी, और अभी ये हम एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस पे एनिमल्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमंस में इतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी, जो गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स जो हैं वो आपकी, एक है नाम जो है वो हेक्सामिथोनियम की, एक है मीका माइलामीन है, और एक ट्राइमीथाफेन है। ये आपकी गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। ठीक है जी, ये आप लेंगे, ये आपकी गैंग्लिया में जाएंगी और निकोटिनिक रिसेप्टर जो गैंग्लिया पे होते हैं उनको ब्लॉक कर देंगी। ठीक है जी, तो गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो इतना ही इनफ है। इसके अलावा हम एक और ड्रग की क्लास है जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स बेसिकली हम पहले भी कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स पे मौजूद होते हैं, आपको बताया था ना कि निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया पे होते हैं एन टाइप, निकोटिनिक रिसेप्टर कुछ स्केलेटल मसल्स जो होते हैं एन टाइप। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स पे मौजूद होते हैं, ये ड्रग्स उनको जाके ब्लॉक करती हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि गैंग्लिया पे होते हैं उनको जाके ब्लॉक करती हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स हैं,
डिफरेंट निकोटिनिक रिसेप्टर्स को आके ब्लॉक कर रही हैं, इसलिए हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स को दो डिफरेंट क्लासेस में किया था। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, उनको जाके ये ड्रग उन रिसेप्टर्स पे जाके, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इन ड्रग्स को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स हम उन ड्रग्स को कहते हैं। ठीक है जी। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स जो हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स जो हैं, ये आपकी, एक मिनट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स जो हैं, ये ये आपकी दो दो टाइप्स की होती हैं। जो ये ड्रग्स हैं ये आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर वो ड्रग्स हैं जो कि आप लेंगे और निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल्स पे हैं, उनको जाके उनको जाके कॉम्पिटिटिवली जो है जाके ब्लॉक कर देगी। कॉम्पिटिटिवली यानी कि ड्रग ली, जैसे ये ट्यूबोक्यूरारीन है, ये आपकी कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर ड्रग है ट्यूबोक्यूरारीन। ये आप ये ड्रग जाती है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स पे उनको जाके ब्लॉक कर देती है कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिवली मतलब ये है कि अगर आप एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करेंगे तो ये ट्यूबोक्यूरारीन को निकोटिनिक रिसेप्टर से डिस्प्लेस कर देगी। कॉम्पिटिटिवली ये बाइंड कर रही है। ठीक है जी। तो ट्यूबोक्यूरारीन एक आपकी कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर है, ये जाएगी इसको जाके ब्लॉक कर देगी, डेट सेट, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स में मौजूद हैं। और जब ये इसको निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, आपको मालूम है क्या होगा फिर? सोडियम जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। सोडियम नहीं जा पाएगा, कैल्शियम जो है वो फिर नहीं अंदर जा पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की नहीं होगी, क्या होगा? रिलैक्सेशन हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हमने कई बार डिस्कस किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? तो ये तो एक ड्रग है जो कि सिंपली जाके पहले क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। लेकिन मसला ये है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स की प्रॉपर्टी है कि आप उनको इनएक्टिव दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप उनको इनएक्टिव कर दें ब्लॉक करके, या तो आप उनको इतना आप स्टिमुलेट करें कि वो जाके खुद इनएक्टिव हो जाए। और यही हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर में दोबारा किया। एक तो क्लास आपकी ड्रग्स की आ गई जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके सिंपली ब्लॉक कर देती है स्केलेटल मसल्स पे, तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन एक इनमें एक क्लास ऐसी है कि वो जब ड्रग लेते हैं तो क्या होता है कि वो ड्रग आप जब लेते हैं तो वो सक्सिनाइल कोलिन उसमें एक ड्रग है जो कि इनिशियली आपने ली तो निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल्स पे उनके जाके बाइंड करेगी और उसको स्टिमुलेट करेगी। ठीक है जी। स्टिमुलेट किया उसने उस निकोटिनिक रिसेप्टर को, जिससे क्या हुआ कि सोडियम जो था वो सेल के अंदर दाखिल हुआ। जब सोडियम सेल के अंदर दाखिल हुआ तो ये तो सोडियम दाखिल हो गया, तो इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कर दी। कॉन्ट्रैक्शन तो हुई, सक्सिनाइल कोलिन ली, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड किया, स्टिमुलेट किया, सोडियम अंदर दाखिल हुआ और क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि ये आपको बताया था कि सक्सिनाइल दोबारा दोबारा डीपोलराइजेशन होने से, ये डीपोलराइजेशन होगी, सोडियम अंदर जाएगा, फिर वापस रीपोलराइजेशन होगी और फिर सक्सिनाइल कोलिन या एसिटाइल कोलिन जो है, अच्छा ये आपको मैकेनिज्म याद है बेटा, या मैं रिपीट करूं कि किस तरीके से जो है एसिटाइल कोलिन एक दफा बाइंड होता है, सोडियम अंदर जाता है, फिर एसिटाइल कोलिन को वापस अटैच होना पड़ता है और फिर वापस लगना पड़ता है निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, फिर सोडियम अंदर आता है। इस तरीके से स्टिमुलेशन होती है। ये याद है आप लोगों को या बताऊं दोबारा? भाई देखें, आपको बताया था कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो सोडियम निकोटिनिक रिसेप्टर से अंदर आता है, सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय द रीपोलराइजेशन, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर निकलता है और फिर सेल आपका दोबारा रिलैक्स हो जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में।
उसके बाद क्या होता है कि ये जो दोबारा डीपोलराइजेशन के लिए जरूरी होता है कि जो एसिटाइल कोलिन पहले आया था, बाइंड हुआ था, तो एसिटाइल कोलिन पहले डिटैच होता है, इससे अलग होता है, फिर आके दोबारा लगता है, फिर सोडियम अंदर आता है, फिर रिपोलराइजेशन होती है, फिर एसिटाइल कोलिन दोबारा हटता है, फिर आता है। यानी कि एसिटाइल कोलिन को डीपोलराइजेशन करवाने के लिए आएगा, फिर हटेगा, डिटैच होगा, आएगा डिटैच होगा, यानी कि आएगा डिटैच होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल की। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन इसके साथ अटैच ही रहे तो एक दफा डिपोलराइजेशन होगी, एक दफा रिपोलराइजेशन हो जाएगी। लेकिन जब तक ये इसके साथ अटैच है, दोबारा डिपोलराइजेशन नहीं होगी, मसल रिलैक्स ही रहेगा। इसी तरीके से इसी 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 चीज को यूज करते हुए हमने एक ड्रग क्लास बनाई जिसमें सक्सिनाइल कोलिन इस मैकेनिज्म पे काम करती है कि सक्सिनाइल कोलिन आपने ली, सक्सिनाइल कोलिन ने स्केलेटल मसल्स पे जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया। इनिशियली बाइंड करेगा, सोडियम अंदर आएगा, एक बार तो आएगा क्योंकि वो बाइंड करके स्टिमुलेट करेगा, सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, उसके बाद फिर रिपोलराइजेशन होती है, रिलैक्सेशन हो गई। लेकिन सक्सिनाइल कोलिन अब वापस हटेगा तो दोबारा डिपोलराइजेशन होगी, लेकिन सक्सिनाइल कोलिन जो है चूंकि वो हटता नहीं है, सक्सिनाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर पाते, वो सक्सिनाइल कोलिन इस निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ ही अटैच रहता है, और वो जब तक अटैच रहेगा तो दोबारा डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो जो वो रिपोलराइजेशन हुई थी वो रहेगी, वो रहेगी क्योंकि डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने के लिए सक्सिनाइल कोलिन का हटना जरूरी है, तो ये इसके साथ अटैच ही रहेगा, इसलिए मसल जो है वो रिलैक्स कंडीशन में ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को हम कहते हैं डीपोलराइजिंग रिलैक्सिंग ड्रग्स, डीपोलराइजिंग रिलैक्सिंग ड्रग्स। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो ये डीपोलराइजेशन ही करवाती हैं, जाके बाइंड होकर स्टिमुलेट होती हैं, डीपोलराइजेशन ही करवाती हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स आप लेते हैं, ये इनिशियली ड्रग लेने से थोड़ी सी मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, फेसिकुलेशन होती है, ट्विचिंग होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक दो बार डीपोलराइजेशन करने की वजह से वो इसके साथ ड्रग बाइंड ही रहती है निकोटिनिक रिसेप्टर से, तो दोबारा डीपोलराइजेशन नहीं हो पाती, तो मसल जो है वो रिलैक्स कंडीशन में ही रहता है। तो आपने मसल्स को रिलैक्स दो तरीके से करवाया, स्केलेटल मसल्स को। एक तो आपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके करा दिया, और दूसरा आपने उस निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे सक्सिनाइल कोलिन या ड्रग को अटैच करवा के, अटैच ही रहे, क्योंकि वो जब तक अटैच रहेगी तो एक बार ही डिपोलराइजेशन होगी, बार बार डिपोलराइजेशन करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिसेप्टर से ड्रग को या एसिटाइल कोलिन को डिटैच होना जरूरी होता है, लेकिन वो डिटैच नहीं होती है ड्रग, तो इसलिए एक बार ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर आपकी रिलैक्सेशन ही रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? So therefore, this is the one drug. This is known as a non-depolarizing because they are simply blocking the receptor, and the second one is known as a depolarizing initially because they cause initially the depolarization, then they are causing the because they are sticking with the receptor, so the no further depolarization occurs, so the cell remains in the relaxed state. Right class? ठीक है जी। तो नॉन डीपोलराइजिंग रिलैक्सेंट में और डीपोलराइजिंग रिलैक्सेंट ड्रग में डिफरेंस आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो नॉन डिपोलराइजिंग रिलैक्सेंट ड्रग्स में जो कि कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती हैं, इनमें ड्रग्स जो आती हैं वो ट्यूबोक्यूरिन है, एट्राक्यूरियम है, पेनक्यूरोनियम है और मीवाक्यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। ये तमाम ड्रग्स जो है वो आपकी इंडिकेशन बताता हूँ कि किस इंडिकेशन में यूज होती हैं। इसके अलावा जो डीपोलराइजिंग रिलैक्सेंट ड्रग्स में एक ही इंपॉर्टेंट ड्रग है सक्सिनाइल कोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी, और दूसरी जो नई आई है डीकामिथोनियम। अच्छा, ये जो मसल रिलैक्सेंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स है, ये हम क्यों यूज करते हैं, किन कंडीशन में यूज करते हैं? इसके लिए मैं आपको बताया था कि ये जब सर्जरी होती है तो सर्जरी में आपकी ट्रैकियल इंट्यूबेशन होती है, ट्रैकिया से आप इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं आपके, इनको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ट्रैकियल इंट्यूबेशन, अगर आपके ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो ट्रैकियल इंट्यूबेशन इजीली हो जाएगी, क्योंकि एनेस्थीसिया देना होता है तो ट्रैकिया इंट्यूबेशन करनी पड़ती है। तो इन मसल्स ये जो हैं ये रिलैक्स होंगे तो ये इजीली चीजें हो पाएंगी, ट्रैकिया को इंटीग्रेट कर सकेंगे आप इजीली। तो इसलिए एक तो ये इंडिकेशन है इसकी कि आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हैं जस्ट टू फैसिलिटेट द ट्रैकियल इंट्यूबेशन। सेकेंडली जो है ये एनेस्थीसिया जब आपकी सर्जरी में दी जाती है तो उसके साथ भी ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। रीज़न ये है
कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देने से आपकी एनेस्थीसिया की जो डोज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, और मसल रिलैक्स होने से आपकी एनेस्थीसिया की डोज आपको कम देनी पड़ती है। ठीक है जी। तो जब एनेस्थीसिया की डोज आपको कम देनी पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि साइड इफेक्ट्स जो हैं वो डोज कम देने से आपके कम होते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप एनेस्थीसिया की डोज कम देंगे इनके स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन देने से, तो बाद में जब सर्जरी के बाद जब पेशेंट को दोबारा अवेक होना है तो उससे ये है कि पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि एनेस्थीसिया की डोज कम होने से एक तो साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं और रिकवरी फ्रॉम द एनेस्थीसिया भी आपकी क्विक हो जाएगी स्केलेटल मसल्स के रिलैक्सेशन देने से, क्योंकि वो एनेस्थीसिया का काम भी थोड़ा बहुत साथ में कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ठीक है जी। ये एक तो ये पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर टू यू क्लास? तो ये कुछ रीजन हैं जो कि आप सर्जरी से पहले या सर्जरी के साथ आप ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जस्ट फर्स्ट टू फैसिलिटेट द ट्रैकियल इंटुबेशन, then because of administering the skeletal muscle relaxant with the anesthesia, the dose of the anesthesia reduced, and so the number of side effects with anesthesia related becomes lower, and the recovery from the anesthesia will be also quicker. And secondly, and by giving a skeletal muscle relaxant, you are relaxing the abdominal muscles. You are relaxing the you are relaxing the intercostal muscles. So if the surgery has to perform on these kind of muscles, so it's become easier for the surgeon to cut these muscles and to perform the surgery, because performing surgery on the relaxed muscle is easier, राइट। तो ये तमाम इंडिकेशन है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की। ठीक है क्लास, आगे चलें क्लास। ठीक है, बात आ रही है समझ? ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स भी डिस्कस कर लें। एट्राक्यूरियम जो है वो आपकी नॉन आपकी कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है। रिमेंबर एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम जो है इसका एक बहुत कॉमन ड्रग है जो कि यूज होती है प्री ऑपरेटिवली एंड पर ऑपरेटिवली। एट्राक्यूरियम जो है वो लेने से क्या होता है कि हिस्टामीन की रिलीज भी आपकी वो करती है, इसलिए एट्राक्यूरियम से एलर्जी जो पेशेंट एट्राक्यूरियम जिनको दी जाती है उनमें एलर्जी भी आ जाती है क्योंकि हिस्टामीन रिलीज होती है। इसके अलावा एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एट्राक्यूरियम लेने से जब एट्राक्यूरियम मेटाबोलाइज होती है तो एक मॉलिक्यूल है वो उस एट्राक्यूरियम लोडेनोसिन में कन्वर्ट हो जाती है, मेटाबोलाइज होके लोडेनोसिन में कन्वर्ट होती है, और लोडेनोसिन में एक टेंडेंसी है कि वो सीजर कॉज करती है। तो इसलिए एट्राक्यूरियम लेने से क्या होता है, एक तो एलर्जी हो सकती है पेशेंट को और दूसरा उसको सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक एट्राक्यूरियम का बेहतर मॉलिक्यूल जो है जो कि रिलेटेड टू द एट्राक्यूरियम है उसको हम कहते हैं सिस एट्राक्यूरियम। सिस एट्राक्यूरियम एट्राक्यूरियम से बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर है क्योंकि ये लेने से ना तो एलर्जिक रिएक्शन होगा और ना ही सीजर्स आएंगे। तो इसलिए सिस एट्राक्यूरियम जो है वो ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू द एट्राक्यूरियम। तो सिस एट्राक्यूरियम देनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एट्राक्यूरियम बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, राइट। इसके अलावा जो तमाम जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स हैं ये हम ओरली नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि ओरली लेने से आपकी जो जीआई जो ट्रैक है, जो आपका स्टमक है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और आपका ये जीआई से एब्जॉर्ब भी नहीं होती। और इसी वजह से ये तमाम की तमाम जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं यहाँ तो हम इनको आईवी देते हैं, यहाँ तो हम इनको इंट्रामस्कुलर देते हैं, ओरली नहीं देते क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन नहीं है ओरली, और ये आपके स्टमक जो जूसेस हैं उससे भी ब्रेक डाउन हो जाती है ड्रग। इसकी ये कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स थी। इसके अलावा इनके हम साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें, साइड इफेक्ट्स की हम बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स की, तो सक्सिनाइल कोलिन जो है, सक्सिनाइल कोलिन जो है वो आपकी डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है। रिमेंबर सक्सिनाइल कोलिन व्हेन इट गोज टू द निकोटिनिक रिसेप्टर, फर्स्ट इट स्टिमुलेट द nicotinic receptor, then it then the succinylcholine remain attached with the nicotinic receptor, no further depolarization occurs and the muscles remain in the relaxed state, right? So the succinylcholine
if you give the succinylcholine to the patient, the patient can develop the malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia is the increase in the body temperature to a very dangerous limit. So therefore, we are saying that is a malignant hyperthermia, right? Very high body temperature. Very high body temperature can occur with the succinylcholine, right? So succinylcholine, therefore, it is not a preferable drug to cause the skeletal muscle relaxant, right? Succinylcholine can only be given in those cases in which the muscle relaxation is not achieving by the competitive neuromuscular blocker drugs like the cisatracurium or virocoroninum. Then if the skeletal muscle relaxation are not achieving by the atracurium or cisatracurium, then you will come to the succinylcholine, because succinylcholine has more side effects as compared to the competitive neuromuscular blocker drugs, right? Then another side effects which can occur with the neuromuscular blocker drug is the apnea, right? Apnea means कि apnea का मतलब ये है कि जब आप skeletal muscle relaxant drug देते हैं तो आपके skeletal muscles को क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। तो आपके skeletal muscles जो हैं वो आपके intercostal muscles भी आपके skeletal muscles होते हैं, जो कि आपके जो आपके रिब्स पे इंटरकोस्टल मसल्स जो कि आपको ब्रीथिंग जो आप करते हैं, सांस लेते हैं, जो ऐसे सांस लेते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो क्या होगा, एक सर्विकल मसल रिलैक्सेशन देने से ये इंटरकोस्टल मसल्स भी जब रिलैक्स हो जाएंगे तो ये जो ब्रीथिंग है ये भी आपकी जो है वो ब्रीथिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि मसल जब रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्टेड ना हो, तो उनकी एक्टिविटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो इंटरकोस्टल मसल्स की जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो रिलैक्सेशन, आपकी जो ब्रीथिंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब ब्रीथिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, और ब्रीथिंग जब कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन आपका इनहेल नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो एपनिया होता है, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम एपनिया कहते हैं। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन देने से ये ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो, क्योंकि आपके इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, तो इसको हम एपनिया कहते हैं। ये इससे साइड इफेक्ट आ सकता है। तो ये आपकी तमाम ये ड्रग्स जो हैं ये आप ओपीडी में नहीं देते, घर में नहीं देते, ये आप हॉस्पिटल में ही देते हैं, और अंडर द क्रिटिकल मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पेशेंट को। तमाम जो है मशीन साथ लगी होती है, सर्जरी जो है वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो तमाम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के साथ अटैच होते हैं, उसका रिस्पायरेशन रेट भी देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी देख रहे हैं, तो तमाम चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो उस लिहाज से उसकी डोज भी एडजस्ट की जाती है कि पेशेंट को कब ये एपनिया डेवलप, अगर रिस्पायरेटरी रेट कम हो रहा है इसका मतलब एपनिया में जा रहा है, तो आप उसकी डोज जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करते हैं, या उसको आप बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एपनिया जो है ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है आपका आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स का। ठीक है जी। इसके अलावा एक हाइपरक्लेमिया भी आपका एक साइड इफेक्ट है। हाइपरक्लेमिया जो है वो आपका इंक्रीज इन द पोटेशियम लेवल इन द प्लाज्मा, राइट। तो हाइपरक्लेमिया आपको मालूम है कि क्यों हो सकता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सक्सिनाइलकोलिन जो है वो जब आप लेते हैं तो सक्सिनाइलकोलिन लेने से क्या होगा कि इनिशियली डीपोलराइजेशन होगी, देन फिर आपकी रीपोलराइजेशन रहेगी, क्योंकि मसल रिलैक्स ही रहता है। तो इनिशियल मतलब रीपोलराइजेशन रहने की वजह से आपको पोटेशियम जो है वो आपको तो सेल से बाहर जाता है। रिपोलराइजेशन में सेल से पोटेशियम बाहर जाता है, जब सेल से पोटेशियम जब बाहर ही जाता है तो वो बाहर ही रहता है फिर ज्यादा, क्योंकि वो रिपोलराइजेशन स्टेट में ही रहता है सेल। डिपोलराइजेशन तो फर्दर हो नहीं सकती, क्योंकि वो ड्रग जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच ही है। तो डीपोलराइजेशन करवाने के लिए ड्रग को दोबारा डिटैच करवाएं, लेकिन ड्रग तो जो है वो जिद्दी है, वो डिटैच नहीं हो रही, वो तो उसके साथ ही है, तो इसलिए रीपोलराइजेशन ही रहती है सेल के अंदर, तो मसल रिलैक्स ही रहता है। तो रीपोलराइजेशन जब रहती है तो पोटेशियम भी सेल के बाहर ही रहता है। तो जब पोटेशियम जब सेल से बाहर रहता है तो कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया भी इन ड्रग से, यानी कि ब्लड इनके प्लाज्मा में, ब्लड में इनका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज रहता है ये ड्रग देने के बाद। तो सक्सिनाइलकोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया याद रखें, एपनिया भी कर सकता है न्यूरोमस्कुलर डॉक्टर्स, और हाइपरक्लेमिया, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपके जनरली रिलेटेड हैं टू द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इसके अलावा एट्राक्यूरियम का साइड इफेक्ट याद रखिएगा कि ये लेने से आपके सीजर हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। ये एट्राक्यूरियम की वजह के साइड इफेक्ट्स रिलेटेड हैं, लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप सिस एट्राक्यूरियम दें। ठीक है जी। ठीक है क्लास।
how to deal with the malignant hyperthermia if the patient developed. You can give the for the malignant hyperthermia you can give the patient the dantrolene. Dantrolene is a drug which is used to manage the hyperthermia, right? So the ganglion blockers, ठीक है जी, गैंग्लियन ब्लॉकर समझ गया। गैंग्लियन ब्लॉकर वो ड्रग्स होती हैं जो कि गैंग्लिया पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती हैं। निकोटीन जो है गैंग्लिया पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके पहले स्टिमुलेट करती है और फिर जाके फर्दर उनको इनएक्टिव कर देती है, यानी कि इनएक्टिव कर देती है, तो यानी कि इसका मतलब ब्लॉक ही आप कहते हैं। लेकिन ये ब्लॉक डिफरेंट तरीके से कर रही है, यानी कि उसको डीसेंसिटाइज करते हुए, इनएक्टिव करते हुए हम इसको कह रहे हैं ब्लॉक करती है। लेकिन ये निकोटीन को ऐसी ड्रग नहीं जो कि आके ब्लॉक कर रही है, ये पहले स्टिमुलेट करेगी फिर उसको इनएक्टिव कर देगी। ये बेहतर लफ्ज है यूज करना, इनएक्टिव कर देना, ठीक है जी। इसके अलावा गैंग्लियन ब्लॉकर्स में कुछ हमने आपको ड्रग्स बताई थी। गैंग्लियन ब्लॉकर्स और निकोटीन में डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा, निकोटीन पहले स्टिमुलेट करता है फिर इनएक्टिव करता है। गैंग्लियन ब्लॉकर्स जो है वो पहले ही जाते हैं ब्लॉक कर देते हैं, पहले इनएक्टिव कर देते हैं, बस स्टिमुलेट नहीं करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में दो ड्रग क्लासेस थी। एक वो ड्रग क्लास थी जो कि पहले जाके स्केलेटल मसल्स, जो निकोटिनिक रिसेप्टर जो स्केलेटल मसल्स पे होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देती है, मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है। दूसरी ड्रग जो है वो निकोटीन जैसे ही काम करती है, लेकिन निकोटीन नहीं है वो, क्योंकि निकोटीन तो गैंग्लिया पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करता है और फिर आके इनएक्टिव करता है। लेकिन ये जो ड्रग है ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल्स के होते हैं उनको जाके पहले स्टिमुलेट करता है और फिर जाके जो है इनएक्टिव करता है। इससे क्या होता है, जब निकोटिनिक रिसेप्टर जब इनएक्टिव हो जाता है तो डेफिनेटली जब वो इनएक्टिव होगा तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, और आपका सोडियम जब अंदर नहीं जाता तो कैल्शियम, जो सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं वो भी आपके ओपन नहीं होते, कैल्शियम अंदर नहीं जाता, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती, मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है जी। तो सही है, याद रहेगा। मतलब निकोटीन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि गैंग्लिया पे होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है और फिर जाके आपका इनएक्टिव करता है। लेकिन ये जो डीपोलराइजिंग रिलैक्सेंट ड्रग है ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि स्केलेटल मसल्स पे होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है और फिर इनएक्टिव करता है। तो ये डिफरेंस देखें और अच्छा निकल आया। इंडिकेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की क्या है कि ये ट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए दिया जाता है, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया की डोज लोअर करने के लिए दिया जाता है और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ताकि सर्जरी जो है वो इजीली परफॉर्म हो सके। एट्राक्योरियम सीजर्स कॉज कर सकता है क्योंकि लोडेनिसिन में कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा जो है वो आपका हिस्टामिन भी रिलीज करता है, एलर्जी भी कॉज कर सकता है। सिस एट्राक्योरियम इसलिए बेहतर ड्रग है। तमाम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ओरली नहीं दी जाती, आईवी या आईएम दी जाती हैं। और साइड इफेक्ट्स मैलिग्ना हाइपरथेरेमिया, एपनिया और हाइपरकैलेमिया। एनी क्वेश्चन क्लास? डोंट आस्क मी अबाउट द पेपर पैटर्न, आई एम अगेन टेलिंग यू। मैं आप जो मुझसे पूछेगा पेपर पैटर्न का मैं उसका रोल नंबर नोट डाउन कर लूंगा। पेपर पैटर्न कौन पूछता है भाई? व्हाट आर सीजर्स? सीजर्स मीन seizure is the abnormal activity of the neurons in the brain. Seizures are the seizure patient को भी सिस दे सकते हैं, जी दे सकते हैं। Seizures are the abnormal activity of the neurons in the brain. Because of that abnormal activity of the neurons in the brain, the patient can develop the convulsions, right? Or the patient can goes into the state of unconsciousness. Abnormal activity of the neurons in the brain को seizures कहते हैं। इसकी वजह से convulsions होते हैं या patient जो है वो unconscious हो जाता है। या फिर सर सीजर पेशेंट को भी सिस दे सकते हैं, सिस मतलब, या फिर उसे जस्ट एनएमजी ब्लॉकर के लिए यूज करें। मैं बेटा आपका सवाल नहीं समझ पाया मिशक फातिमा। अगर किसी पेशेंट को एट्राक्योरियम देने से सीजर्स हो रहे हैं तो सिस एट्राक्योरियम ज्यादा बेहतर है। देखें, पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है कि इस पेशेंट को सीजर आते थे क्या, अगर आते हैं तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप एट्राक्योरियम दे ही ना, ठीक है। और अगर आपने देना है, क्योंकि एट्राक्यूरियम जो है वो थोड़ा सा चीप है और सिस एट्राक्यूरियम एक्सपेंसिव है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट और द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन व्हिच इज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। अगर तो सिस एट्राक्यूरियम भी है और एट्राक्यूरियम भी है तो सिस एट्राक्यूरियम इज द प्रेफर्ड वन बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स कम है। और अगर पेशेंट की टेंडेंसी, पेशेंट को सीजर आते भी हैं तो फिर तो आपने बिल्कुल ही सिस देनी है, और यहाँ फिर और दे दें आप। एट्राक्यूरियम जो है वो इसलिए कम दी जाती है, वहां पे दी जाती है जहाँ पे पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता या हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता,
या इन कंडीशन में आपकी ये दी जाती है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एट्राकिडोन को हटा दें, सिस एट्राकिडोन है, यहाँ पे और इससे रिलेटेड रख देते हैं। फिट्स जो है वो लेमैन टर्म है, फिट्स जो है वो लेमैन यूज करते हैं, फिट्स तो कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, फिट्स कोई मेडिकल वर्ड नहीं है, फिट्स जो है वो कन्वर्जेंस को कहा जाता है। सीजर जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन होती है, और उन एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन की वजह से जो है वो जब आपको झटके पड़ते हैं उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, उसको सीजर नहीं कहते हैं। सीजर्स का वर्ड जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन हो लेकिन उसकी वजह से कन्वर्जेंस ना आ रहे हो, तो सीजर्स का मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन होता है। सर आई मीन के जस्ट एनएमजी ब्लॉकर के लिए यूज होते हैं, या फिर इससे हम पेशेंट को दे सकते हैं जैसे सीजर्स हो या। बेटा एपिलेप्सी एंड सीजर्स आर द डिफरेंट थिंग। सीजर जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन होता है, तो अगर सीजर जो है वो बार बार आए पैथोलॉजी बन जाए तो फिर हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं, यानी कि एपिलेप्सी एक डिजीज है और सीजर जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है। वो एबनॉर्मल एक्टिविटी वो आपकी ड्रग देने की वजह से भी हो सकती है, और वो ट्रांजिएंट भी हो सकती है या टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सीजर एबनॉर्म बार बार आए, एक डिजीज बन जाए, तो फिर हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। और फिर अगर उसकी वजह से अगर झटके लगे, मतलब ये जो जर्किंग है या मसल ये जर्किंग हो, उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। ये एपिलेप्सी सीजर, ये अलग, ये तो अलग टॉपिक्स पे आप चले गए। ठीक है, और कोई सवाल?